नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही भाजपा। पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में सीएम धामी ने की जनसभा। उपचुनाव को बताया विकास का चुनाव। उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बागेश्वर में आला नेताओं का लगा जमावड़ा। अपनी अपनी जीत का दम भर रहे दोनों दल। कांग्रेस बोली धन, शराब और सत्ता बल पर चुनाव लड़ रही भाजपा। सीएम धामी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च। दिसंबर में आयोजित होगा समिट। मुख्यमंत्री बोले इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों में उत्साह। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। कहा आंदोलन में मातृशक्ति का रहा अहम योगदान। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भाजपा पूरी शक्ति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर पहुंचकर रोड शो भी किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट इस बार बीजेपी प्रत्याशी को मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कई विकास कार्य बागेश्वर के लिए किए हैं। सरकार उत्तराखंड के हर गांव के लिए विकास के काम कर रही है। गरुड़ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये चुनाव विकास का चुनाव है। विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, बागेश्वर क्षेत्र की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो भी उपचुनाव हुआ, पिछला उपचुनाव चंपावत का हुआ था, वहां पर भी एक विकास की गति को तेज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को अभूतपूर्व रूप से जो विकास की योजनाएं दी हैं, चंपावत के लोगों ने आगे बढ़ाया। बागेश्वर के लोग भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी जीत वहां पर भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर उपचुनाव की जीत को लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है। बागेश्वर में प्रचार प्रसार कर वापस लौटे कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने दावा किया है कि बागेश्वर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ही वोट करेगी। भाजपा पर आरोप लगाते हुए सुमित हृदयेश ने कहा है कि उपचुनाव बीजेपी ने श्रद्धांजलि का नाम दिया है, लेकिन श्रद्धांजलि के नाम पर भाजपा धन बल और शराब के बल पर चुनाव लड़ रही है। अच्छा चुनाव है। बागेश्वर की महान जनता से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि इस बारी योग्य और ऐसे व्यक्ति को आप भेजिए जो सड़क से सदन तक आपकी आवाज़ बने, और आप वहाँ श्रद्धांजलि स्वरूप चंदन रामदास जी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। आप कह रहे हैं श्रद्धांजलि स्वरूप चुनाव हो, लेकिन वहाँ पे सत्ता बल, धन बल, पैसा, शराब बांट के ये आप कैसी श्रद्धांजलि दे रहे हैं? मेरा प्रश्न है। उत्तराखंड में दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। इन्वेस्टर समिट का लोगो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही समिट के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। धामी सरकार का कहना है कि इस बार इन्वेस्टर समिट खास होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। इन्वेस्टर समिट का लोगो लॉन्च। सीएम धामी ने किया लोगो लॉन्च। कई खास चीजों पर आधारित है इन्वेस्टर समिट का लोगो। Gentlemen, a big round of applause as we unveil the logo. उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों से भी अपील की है कि इन्वेस्टर समिट के लिए आम जनता का भी सहयोग चाहिए और आम जनता इसमें सहभागिता के रूप में सरकार के साथ खड़ी हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए रोजगार सबसे बड़ा पथ होता है, इसीलिए प्रदेश में उद्योग बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी भी बेहतर होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब जो काम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। उत्तराखंड लोगों के लिए एक इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक शानदार डेस्टिनेशन बन रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो या यहाँ का माहौल हो या यहाँ का पर्यावरण हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए
उनको सूट करता है। हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है और हमारा प्रयास है कि इस बार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का समूह उत्तराखंड के अंदर आए। इन्वेस्टर समिट को लेकर जो लोगो लॉन्च हुआ है उसकी खास बात ये है कि उसमें उत्तराखंड को लेकर डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट, पर्यटन, आयुष और योग को महत्व दिया गया है। वहीं उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे का कहना है कि 14 सितंबर को दिल्ली में इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले सभी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है, उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, राज्य की इकोनॉमी मजबूत होती है। इकोनॉमी मजबूत होने से रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, विकास के काम ज़्यादा होंगे, लोगों को रोजगार अधिक मिलेगा और देश के विकास में इस प्रदेश का भी एक अहम योगदान होगा। तो मेरा बस यही अनुरोध है कि इसको एक जन सहभागिता का कार्यक्रम माना जाए। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें 14th को कर्टन रेजर दिल्ली में होगा और 15th को एम्बेसडर्स मीट है और उसके आगे के कार्यक्रम उसी कर्टन रेजर में अवगत कराए जाएंगे। फाइनल इवेंट दिसंबर मंथ में है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के भी उनका भी आशीर्वाद मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर देखिए तो इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार ने जहां तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि इस बार के इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने में आम लोगों की भी भागीदारी हो, ताकि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और जो लक्ष्य सरकार के द्वारा उद्योग लगाने को लेकर तय किया गया है, सरकार उसको भी हासिल कर सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया है। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य गठन के लिए हुए संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा कि राज्य की मातृशक्ति ने आगे आकर तमाम यातनाओं को सहकर राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों को कई योजनाओं के जरिए राहत देने का काम कर रही है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस हकीकत को समझे कि ये राज्य उनको कितने संघर्षों से मिला है। हमारी मातृशक्ति ने कितना बड़ा योगदान उस समय दिया, जहां माताएं बहनें, चाहे खटीमा का कांड हो, चाहे मसूरी का हो, चाहे रामपुर तिराहा का, मुजफ्फरनगर का कांड हो, मातृशक्ति ने हमेशा आगे रहकर इस आंदोलन को चलाने का भी काम किया। अपने परिवार के पुरुषों को भी, उनको भी आंदोलन में भेजने का काम किया। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सत्र सिर्फ 3 दिनों का रहने वाला है। सत्र की कम अवधि को लेकर जहां विपक्ष इसे सरकार का डर बता रही है, तो वहीं सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 3 दिनों में जनता से जुड़े मुद्दों पर सदन में बहस होना मुमकिन है, और क्या वाकई में सवालों के डर के कारण मानसून सत्र सिर्फ 3 दिनों का ही रखा गया है। यह रिपोर्ट देखिए। मानसून सत्र की अवधि पर सवाल। इस बार सिर्फ 3 दिनों का मानसून सत्र। कांग्रेस ने कसा सरकार पर तंज। विपक्ष के सवालों से डर गई सरकार। विधानसभा का सेशन होता है ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर, समस्याओं पर पक्ष विपक्ष आमने सामने डिस्कशन कर सके, चर्चा कर सके, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो या फिर विपक्ष का। अपने क्षेत्र की परेशानी को, कामकाज में हो रही दिक्कतों को सदन में उठा सके। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होता है जब चर्चा करने के लिए सत्र की अवधि अच्छी खासी हो, यानी कि सत्र का सेशन कई दिनों तक चले। लेकिन जब बात उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हो तो ऐसा शायद ही मुमकिन हो, क्योंकि यहाँ विधानसभा का सत्र कम दिनों का ही रखा जाता रहा है और अब जब मौका है मानसून सत्र का, तब भी सेशन सिर्फ 3 दिनों का ही रखा गया है। जबकि मानसून सीजन में इस बार उत्तराखंड को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में सिर्फ 3 दिन के सत्र पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि मानसून सत्र 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक चलने वाला है। बीच में एक छुट्टी होने के कारण ये सत्र 3 दिनों का ही रह जाएगा। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे सत्ता पक्ष का डर बताया है। लेकिन अवधि देखिए ना, 5 को कंडोलेंस होगा, 6 को सत्र चलेगा, 7 को जन्माष्टमी, 8 का इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन सरकार ये चाहेगी कि 6 को ही समाप्त हो जाए। तो ये मजाक बना रखा है इन्होंने, 1 दिन का सत्र चलाने का इनका ये मुझे लगता है मंतव्य है, और ये सरकार का जो मंतव्य है वो जनता के हितों से बहुत परे है।
मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार दिख रहा है। इससे सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं सत्ता पक्ष अपील कर रहा है कि शांतिपूर्वक मॉनसून सत्र को चलने दिया जाए। और आप जानते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र हुआ उसके बाद देहरादून में सत्र हो रहा है। ये बात ठीक है कि उसमें बहुत से हमारे प्रश्न आए हैं, तो हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि ये सत्र हमारा ठीक ठाक हो, कामकाजी बजट के साथ ये हमारा सत्र हो। इसमें मैं विपक्ष के तमाम साथियों से अपील भी कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो सदन के भीतर सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये सिर्फ 3 दिनों के सेशन में मुमकिन है? आखिर क्यों सत्र की अवधि इतनी छोटी रखी गई, इस पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। हालांकि ये सवाल लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में कई समस्याएं होती हैं। विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में रखेंगे, लेकिन क्या ये सत्र की छोटी सी अवधि में मुमकिन हो सकता है कि सभी विधायकों को अपने सवाल रखने का समय मिल पाए और उसका उन्हें जवाब मिल पाए? क्या विपक्ष जिस बात को कह रहा है कि सत्ता पक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करने से बच रहा है, विपक्ष के सवालों से डर रहा है, कहीं ये सही तो नहीं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा की जा रही है। गदरपुर में समाजसेवी राकेश बजाज और ओमियो विश्वास ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। दोनों ही लोगों का कहना है कि इसका फायदा आर्थिक तौर पर देश को मिलेगा। आज जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक पहल शुरू की है कि सभी चुनाव एक बार, ये बहुत अच्छी एक पहल है। ये पहल पहले कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, इन्होंने खत्म कर दी। मैं तो कहता हूँ यह पहल जो प्रधानमंत्री ने शुरू की है, यह एक बड़ी अभिनंदनीय देश के लिए है। बार बार चुनाव से बचेंगे, देश का करोड़ों रुपया बचेगा। जो बार बार आचार संहिता लगती है, विकास गति रुकती है, वह विकास नहीं रुकेगा। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। देश का जो आर्थिक स्थिति है, यदि आर्थिक स्थिति बुनियादी तौर पर सुधारना है तो वन नेशन वन इलेक्शन कराना जरूरी है। इससे सरकार को बचत होगा, देश को बचत होगा एवं आर्थिक उन्नति देश को करने में भारत सरकार को पूरी मदद मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य में अस्पतालों में अब डेंगू के अलावा वायरल इन्फेक्शन के मरीज भी पहुंच रहे हैं। श्रीनगर के संयुक्त उप जिला अस्पताल में बढ़ रहे डेंगू के खतरे को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी है। सीएमएस नीरज कुमार ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने 2 डेंगू वार्ड बनाए हैं। साथ ही वायरल इन्फेक्शन को लेकर भी अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। डेंगू के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास समुचित तैयारियां हैं। 2 वार्ड हमने डेंगू के लिए आरक्षित कर रखे हैं। अभी डेंगू हमारे हॉस्पिटल में कंट्रोल में है, क्योंकि हम अभी दूसरा वार्ड यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा एक वार्ड में काम चल जाए और अभी तक कोई हमारा मरीज सीरियस भी नहीं, किसी को ब्लड या प्लेटलेट जैसी चीज़ें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके अतिरिक्त मरीज का थोड़ा सा नंबर ज़्यादा होने का कारण ये है कि जो ये जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है, इस टाइम वातावरण में नमी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वायरल बीमारियों की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार ने अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। तीमारदार ने आरोप लगाया कि उनके मरीजों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े मिले हैं, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से की गई है। मामले पर संज्ञान लेते हुए सीएमएस ने ठेकेदार को चेतावनी दी है। खाना लेकर आते हैं, उसमें दलिया में कीड़ा था, तो जैसे वाइफ खा रही थी तो उन्होंने दिखाया मुझे, फिर मैंने उन्हें बोला तो कह रहे कि धोखे पर गिर गया। फिर 1-2 की प्लेट में बोल रहा, उनमें भी था 4-5 प्लेट लेकर आता, मैंने उनका फोटो खींच रखा है। 29 तारीख की रात की घटना है, जिसमें एक महिला के खाने में कीड़ा गिंडार टाइप का आ गया था। तो उसके द्वारा तुरंत ही मुझे सूचित कर दिया गया था मेरे फ़ोन पर, और फ़ोटो भी भेज दी थी, जिसको मैंने संबंधित ठेकेदार को तत्काल ही सूचित करा है और उसकी कॉपी करके हम लोगों ने उसको चेतावनी जारी कर दी है और कहा कि भविष्य में इससे की गलती ना हो। वहीं दूसरी तरफ रुड़की के बडेही शांतर शाह खटका क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। कोर कॉलेज और पतंजलि के पास की नदियों के अलावा सोलानी नदी से भी खनन माफिया चांदी काट रहे हैं। खनन माफिया रात का फायदा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए खनन करते हैं। बेखौफ खनन माफिया इससे पहले हरिद्वार प्रशासन और पुलिस टीम पर हमला कर चुके हैं। हालांकि अब एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि टीम बना दी गई है और अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी और पुलिस की और खनन की जो है संयुक्त टीम भी बनाई जा चुकी है, जिसमें जो सूचना आने पर समय पर उसमें कार्रवाई की जाती है। खासकर कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शिकायत आती है, जो हमारे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ नदी का इलाका खुला हुआ है, हमेशा पुलिस और प्रशासन की टीमें उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन हमेशा पकड़े नहीं जाते। अभी लगातार प्रशासन की टीम ने भी, पुलिस की टीम ने भी लक्सर भोगपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, साथ ही साथ बुगावाला क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है। वहीं किच्छा में अधिवक्ताओं ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला अधिवक्ता के साथ हुई अभद्रता का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने कहा है कि यूपी पुलिस की इस बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई एक महिला अधिवक्ता के साथ जो वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के द्वारा उनको पीटा गया। महिला के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया गया, ज्यादती की गई। उसी को लेकर के ये आज यहाँ पर सांकेतिक धरना है कि वहाँ जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर ये नहीं सुनती है सरकार मांग हमारी, तो ये आगे भी चलता रहेगा। वहीं छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित रेलवे ब्रिज न होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अपर जिलाधिकारी ने कार्यों में देरी को लेकर कार्यदायी संस्था से भी जानकारी ली है। देखिए, जैसे कि आपको अवगत होगा कि रेलवे क्रॉसिंग ROB ये जो केंद्र सरकार है ने पैसा रिलीज़ कर दिया है, लेकिन अभी तक 6 महीने हो गया है, इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आए दिन लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। सिडकुल नज़दीक होने के कारण, जिला मुख्यालय नज़दीक आने के कारण यहाँ पर आए दिन एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे और सिडकुल के कर्मचारी घंटों फंसे रहते हैं। और इस चीज़ को लेकर हमने कई बार ज्ञापन सौंपा है और आज हम इस संबंध में जिलाधिकारी से मिलने आए थे, लेकिन उनके अनुपस्थिति में ADM साहब से मिले और ADM साहब ने आश्वासन दिया कि इस पर काम चल रहा है, सॉइल टेस्टिंग चल रही है। वहीं हल्द्वानी में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। CO स्पेशल ऑपरेशन नितिन लोहानी ने बताया है कि टीम ने रामपुर रोड पर होटल में छापेमारी की है और इस दौरान एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही होटल के कमरे सील कर रिपोर्ट प्रशासन को भेजी है। देखिए, सूचना आई थी, शिकायतें थी कि एक होटल है माँ गायत्री के नाम से, तो वहाँ पे इस तरीके की कुछ कार्रवाई की सूचना आई थी, तो उसी के संबंध में जो भी हमें आगे कार्रवाई हुई है वो हुई है। इसमें एक महिला और 2 पुरुष जो हैं वो मिले थे मौके से और एविडेंसेस भी मिले उनके खिलाफ। जो भी अनैतिक देह व्यापार का कार्य है वो सारा चल रहा था, तो संबंधित धाराएं लगाई गई हैं इसमें। देखिए, इसमें उस जो कमरा है उसे फिलहाल सीज किया गया है। वहीं हल्द्वानी पुलिस की मोबाइल ऐप रिकवरी सेल के खोए हुए और चोरी हुए तकरीबन 302 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। SSP पंकज भट्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश से मोबाइल फोन को रिकवर किया गया है। इस बार विगत 4 महीनों में 302 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनकी कॉस्ट 70,44,000 रुपया टोटल है और इस साल 1 करोड़ 13 लाख के अभी तक मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इधर से भी काफ़ी संख्या में मोबाइल रिकवर करके लाए गए हैं। टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। हरिद्वार में 3 सितंबर को रन फॉर संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकुल से हर की पैड़ी तक दौड़ लगाई जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्य में सरकार संस्कृति को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। जनपद हरिद्वार में संस्कृत के प्रति जन सामान्य को प्रेरित करने के लिए और जो हमारा शिक्षक समाज है उनको भी संस्कृत के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस संस्कृत सप्ताह के अवसर पर उत्तराखंड में प्रथम बार रन फॉर संस्कृतम संस्कृताय धावनम, अर्थात हम लोग संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत के प्रसार के लिए जिस गति से काम कर रहे थे उस गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से हमने रन फॉर संस्कृतम दौड़ का आयोजन किया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। बागेश्वर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही भाजपा। पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में CM धामी ने की जनसभा। उपचुनाव को बताया विकास का चुनाव।
उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए बागेश्वर में आला नेताओं का लगा जमावड़ा। अपनी अपनी जीत का दम भर रहे दोनों दल। कांग्रेस बोली धन, शराब और सत्ता बल पर चुनाव लड़ रही भाजपा। सीएम धामी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो और वेबसाइट को लॉन्च। दिसंबर में आयोजित होगा समिट। मुख्यमंत्री बोले इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों में उत्साह। मसूरी गोलीकांड की 29वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन। कहा आंदोलन में मातृशक्ति का रहा अहम योगदान। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार।